हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्प एजुकेशन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, मतलब कि डाइजेशन को पूरा होने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस और कौन कौन सी केमिकल और मैकेनिकल रिएक्शंस होती हैं, वो सारी चीजें आज हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। तो पहले तो ये देखते हैं कि जो हम फूड इनटेक कर रहे हैं वो क्या होता है। ऐसा कि हम सभी को पता है जो भी फूड होता है उसमें बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, एलिमेंट्स, विटामिन्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनमें कि प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट ये क्या होते हैं, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं, जिनका अपनी स्मॉलर यूनिट में टूटना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि उसी के बाद हमारा जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो सकती है। तो इन्हीं सबको ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ डाइजेस्टिव जूस या डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो कि हमारे जीआईटी ट्रैक्ट से अलग डिफरेंट ऑर्गन से रिलीज होते हैं, जिनमें कि जीआईटी, सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, लीवर और गॉलब्लैडर होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टमक से प्रोटियोलिटिक एंजाइम रिलीज होते हैं, जिसमें कि बेसिकली पेप्सिनोजेन और एचसीएल आते हैं। उसके बाद पैनक्रियाज, जिसमें कि ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन एंड अदर टाइप ऑफ प्रोटीएज एंड लाइपेज होते हैं। जैसा कि इसमें जेल लगा है तो ये इनएक्टिव फॉर्म के एंजाइम है। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड की अगर बात करें तो इसमें से अमाइलेज एंड लाइपेज रिलीज होते हैं, सिक्रीट होते हैं, जिनका कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन करते हैं। उसके बाद अगर लीवर देखें तो लीवर से बाइल जूस रिलीज होता है, जो कि फैट की इमल्सिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। उसके बाद हम एक एक करके ऑर्गन्स की बात करते हैं जहां पे डाइजेशन की प्रोसेस हो रही होती है। तो सबसे पहले माउथ में हमारी मैकेनिकल और केमिकल दोनों ही प्रोसेस होती हैं। मैकेनिकल मींस फूड को चबाना, उसमें सलाइवा का मिक्स करना और फूड को सॉलो करना, मतलब कि उसको निगलना। ये तीनों मैकेनिकल प्रोसेस होती हैं जो कि हमारे माउथ में होती है। उसके बाद केमिकल प्रोसेस की अगर बात करें तो जो सलाइवा रिलीज हो रही है, सिक्रीट हो रही है, उसमें जो सलाइवा होती है वो जब उस फूड से मिक्स होती है तो वहां पर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिनमें कि कुछ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन हो जाता है। जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो डाइसेकेराइड्स में ब्रेकडाउन हो जाते हैं, और उसके बाद जो डाइसेकेराइड्स होते हैं वो मोनोसेकेराइड्स में ब्रेकडाउन हो जाते हैं। उसी में टंग भी हमारी एक सपोर्टिव ऑर्गन होती है, जो कि सबसे पहले तो टेस्ट को आइडेंटिफाई करती है, उसके बाद जो भी सलाइवा रिलीज हो रही है उसको फूड में मिक्स करती है। अब मिक्स करने के बाद जो एक बोलस का फॉर्मेशन हो जाता है और वो बोलस आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो अगर यहाँ हम सलाइवा की बात करें तो ये देखते हैं कि नॉर्मली 500 से 1500 ml सलाइवा हमारी डेली रूटीन में रिलीज होता है, जिसका pH नियर अबाउट 6 to 7.5 होता है, जो कि स्लाइटली एसिडिक होता है। अगर कंपोजिशन की बात करें तो 99% सलाइवा में वाटर होता है, रिमेनिंग 1% हमारे सॉलिड होते हैं, और वो सॉलिड भी बेसिकली ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स में होता है। ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर बात करें तो टाइलिन, लाइपेज, म्यूसिन एंड लाइसोजाइम होते हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट होता है। अगर एक डायग्राम के थ्रू हम समझे, ये डायग्राम हमने लास्ट टाइम पे भी शो किया था, जहाँ पे 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, पैराइट ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। इन सभी ग्लैंड से सलाइवा ऐसे ही रेशियो में रिलीज होता है, जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। उसके आगे देखते हैं डाइजेशन इन स्टमक। बेसिकली 90% जो डाइजेशन होता है वो हमारे स्टमक में होता है। स्टमक एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, खाली स्ट्रक्चर होता है और प्योर मस्कुलर ऑर्गन का होता है। इसमें कोई भी हार्ड कार्टिलेज या बोन्स नहीं होती है, स्मूथ मसल्स का बना हुआ ऑर्गन होता है, जिसमें 2 ऑरिफिस होते हैं। ऑरिफिस मतलब कि 2 होल्स या ऐसे कनेक्शन जो 2 चीजों को, डिफरेंट चीजों को ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो फर्स्ट ऑरिफिस होता है वो अपर साइड होता है, जो कि ईसोफेगस से जस्ट जहाँ पे स्टमक स्टार्टिंग होती है वहां पे होती है, जिसको हम कार्डियक ऑरिफिस बोलते हैं। और लास्ट में जहाँ पे स्टमक का एंड हो रहा है और ड्यूडेनम की स्टार्टिंग हो रही है, एक ऑरिफिस यहाँ पे होती है, जिसको हम पाइलोरिक ऑरिफिस बोलते हैं। अगर हम इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो जो स्टमक है इसमें 2 मेम्ब्रेन है। सबसे पहले तो म्यूकोसा और उसके ऊपर सब म्यूकोसा। जो म्यूकोसा लेयर होती है ये बहुत ही मोटी
मोटी और थिक होती है। इसको हम नॉर्मली भी देख सकते हैं। जो म्यूकोसा लेयर होती है इसी में म्यूकस रिलीज स्टिक रहता है, जिसकी वजह से जब HCl का रिलीजन होता है तो वो हमारे स्टमक वॉल को प्रिवेंट करते हैं। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर था स्टमक का। अब अगर हम बात करें स्टमक के पार्ट्स की तो वो फंडक, बॉडी और पाइलोरिक रीजन में डिवाइड होता है। साथ ही साथ कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी होती हैं इसमें, जो ग्लैंड किस डिफरेंट टाइप की म्यूकस और एसिडिक गैस्ट्रिक एसिड को रिलीज करती हैं, जो कि कार्डियक ग्लैंड होती है, फंडिक एंड बॉडी ग्लैंड होती हैं, उसके बाद पाइलोरिक ग्लैंड होती हैं। तो जो हमारी फर्स्ट है कार्डियक एंड पाइलोरिक ग्लैंड, इससे म्यूकस का सिक्रीशन होता है, जबकि फंडिक एंड बॉडी से जो होता है वो गैस्ट्रिक एसिड रिलीज होते हैं और यही गैस्ट्रिक एसिड की वजह से डाइजेशन स्टार्ट हो सकता है और उसको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है जिसकी वजह से सारे एंजाइम्स अपने पर्टिकुलर पीएच और टेम्परेचर पे वर्क कर सकें। उसी के साथ साथ कुछ गैस्ट्रिक सेल्स भी होती हैं जो इसी म्यूकोसा लेयर्स के पास होती हैं, जिनमें डिफरेंट तरह की सेल्स हैं और इन्हीं डिफरेंट सेल्स से डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज होते हैं। जैसे कि जो कीफ सेल है इससे हमारा पेप्सिन रिलीज होता है, जी सेल होती है, मास्ट सेल है, इससे हिस्टामिन रिलीज हो रहा है, नेक्स्ट सेल है ये रीजनरेटिंग सेल होती है, जब पुरानी सेल्स डैमेज हो जाती है तो नेक्स्ट सेल फिर से रीजनरेट होकर नई सेल बना लेती है और स्टमक के एनवायरनमेंट को मेंटेन रखती है। आगे देखते हैं बेसिकली जो डेली आउटपुट होता है हमारी गैस्ट्रिक सिक्रीशन का, ये 2 से 2.5 लीटर का होता है, जिसमें पीएच इसका जो होता है वो हाईली एसिडिक होता है जो 1 to 2 होता है और इसी हाईली एसिडिक की वजह से जो भी फेवरेबल पीएच होता है, जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है, कैटालिस्ट होते हैं, वो सारे इसी कंडीशन में वर्क कर सकते हैं। तो अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो गैस्ट्रिक एसिड में 99.45% वाटर होता है, रिमेनिंग 5% इसमें सॉलिड होता है जो फिर से ऑर्गेनिक एंड इलेक्ट्रोलाइट्स में डिवाइड होता है। ऑर्गेनिक की अगर हम यहाँ बात करें तो सलाइवा से थोड़ा डिफरेंट होता है। बेसिकली इसमें पेप्सिनोजन, कुछ अमाउंट में रेनिन, म्यूकस, गैस्ट्रिक लाइपेज, जिलेटिनेज, लाइसोजाइम एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स में HCl एंड अदर कैटायंस और अनायंस होते हैं। फिर अगर हम फंक्शन की बात करें कि गैस्ट्रिक एसिड का फंक्शन क्या होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे HCl का, जिसमें सबसे पहले तो कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव पेप्सिनोजन इनटू एक्टिव पेप्सिन। जैसा कि बताया था जो पेप्सिनोजन है वो इनएक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव होता है एक फेवरेबल पीएच रेंज में जो कि हाईली एसिडिक रेंज होती है। जब पेप्सिनोजन रिलीज होता है तो वो इनएक्टिव है, जैसे ही वो HCl के कांटेक्ट में आता है वो एक्टिव हो जाता है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा, एक ऑप्टिमम पीएच को मेंटेन रखना जिसमें एक पर्टिकुलर एंजाइम अपना फंक्शन शो कर सके, रिएक्शन को आगे की तरफ बढ़ा सके। उसके बाद जो भी एंटीबैक्टीरियल फंक्शन होता है, कुछ बैक्टीरियाज भी हमारी बॉडी में आ जाते हैं फूड की वजह से, तो उन सारे बैक्टीरिया को भी डैमेज कर देना। प्लस कैल्शियम और आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए भी गैस्ट्रिक सिक्रीशन बहुत ही जरूरी होते हैं। और लास्ट, मिल्क क्लॉटिंग के लिए भी बहुत जरूरी होता है। मिल्क क्लॉटिंग बेसिकली रेनिन की वजह से होती है और रेनिन भी हमारा एक्टिव पीएच के में ही वर्क करता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है जिसमें डिफरेंट टाइप के फूड का डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट एंजाइम की वजह से ब्रेक डाउन हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हम ओरल कैविटी की बात करें तो सबसे पहले यहाँ कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है या डाइजेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली जो भी पॉलीसेकेराइड्स या डाइसेकेराइड हम इंटेक कर रहे हैं उसको मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहली प्रोसेस हमारे माउथ में ही डाइजेशन की स्टार्ट होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की होती है। उसके बाद अगर हम लिपिड की बात करते हैं तो लिपिड का मेटाबॉलिज्म सिर्फ हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में वो भी फैटी एसिड की वजह से, जो भी फैटी एसिड है लाइपेज एंजाइम है उसमें, और बाइल्स है जो लीवर से सिक्रीट हो रहा है, और लाइपेज है जो पेनक्रियास से रिलीज हो रहा है, ये दोनों मिलके फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं, एस्टरिफिकेशन करते हैं, जिनकी वजह से लिपिड का मेटाबॉलिज्म या डाइजेशन होता है। उसके बाद अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन का जो डाइजेशन है मेजॉरिटी वो स्टमक में स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही कोई भी प्रोटीन मॉलिक्यूल या फिर लार्ज मॉलिक्यूल प्रोटीन का हमारे स्टमक में आता है और वो पेप्सिन से रिएक्ट करता है
तो उसका पॉलीपेप्टाइड में ब्रेक डाउन हो जाता है और फिर यही पॉलीपेप्टाइड्स आगे चल के नॉर्मल पेप्टाइड्स में और लास्ट में वो अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। मतलब प्रोटीन से अमाइनो एसिड अपनी इंडिविजुअल यूनिट में ब्रेक डाउन हो गया। यहाँ पे इन सभी का डाइजेशन ऑलमोस्ट 99% कंप्लीट हो जाता है, या कह सकते हैं 100% डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही ऐसा है जो उसका डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है, बाकी रिमेनिंग स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक में ही रह जाते हैं। तो आई होप ये आपको चार्ट समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे एक सिंपल रिएक्शंस हैं जिनको देख के भी हम समझ सकते हैं प्रोटीन अगर अपने इंडिविजुअल यूनिट अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन हो रहा है तो जस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीएज, और ये प्रोटीएज का एग्जांपल होता है पेप्सिन। उसके बाद अगर हम स्टार्च की बात करें, स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट है और पॉलीसेकेराइड है, इसका डाइसेकेराइड्स और मोनोसेकेराइड्स में ब्रेक डाउन हो जाता है जो कि हमारे सलाइवा में प्रेजेंट एमाइलेज की वजह से होता है। उसके बाद कुछ अमाउंट ऑफ मॉल्टेज स्टमक और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट अगर लिपिड या फैट की बात करते हैं तो प्रोटीएज एंजाइम यहाँ भी होता है और साथ ही साथ लाइपेज एंजाइम भी होता है। लाइपेज की प्रेजेंस से ही फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये भी एक रिएक्शन है जो बहुत ही यूजफुल है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम आगे देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अब जो भी डाइजेशन हो चुकी है कंप्लीट प्रोसेस, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट होता है वो बेसिकली ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज में होता है। ये तीन मोनोसेक्राइड्स होते हैं, इसको याद भी कर लीजिए, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है या एंड प्रोडक्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का, जिसमें से ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो होता है वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब होता है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से, मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयन। सोडियम आयन भी इनके साथ ही ट्रेवल करते रहते हैं। बेसिकली जो एब्जॉर्प्शन होता है कार्बोहाइड्रेट का वो बेसोलेटरल बॉर्डर एंड एपिथेलियल सेल्स ऑफ ड्यूडेनम। जो भी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो रही है वो सिर्फ लास्ट में हमारे ड्यूडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पोर्शंस में होती है। अब स्टमक में बहुत ही रेयर एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन अकर थ्रू सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टर। फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टर में जो है बेसिकली SGLT1, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। इसी ट्रांसपोर्टर के साथ हमारे ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल ट्रेवल करते हैं और वो बॉर्डर पे जाके एपिथेलियल सेल्स के थ्रू एब्जॉर्ब होके हमारी ब्लड कैपिलरीज में चले जाते हैं। जबकि जो फ्रक्टोज है, लास्ट वन रिमेनिंग ग्लूकोज प्रोडक्ट, फ्रक्टोज जो है वो फैसिलिटेट डिफ्यूजन के थ्रू डिफ्यूज होता है जिसमें ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5 का रोल होता है। ये बहुत ही डीप मैकेनिज्म है जो आपके अभी डिप्लोमा लेवल पे वर्कफुल नहीं है। तो आगे हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। प्रोटीन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, ल्यूमिनल मेम्ब्रेन एंड बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में होता है, जिसमें भी स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर यूजफुल होते हैं जैसे कि सोडियम आयन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट। ये आयंस क्या करते हैं, जो भी हमारे अमाइनो एसिड ब्रेकडाउन हो चुके हैं, अमाइनो एसिड वहाँ प्रेजेंट है, तो माइक्रोवेलाइज के थ्रू ये धीरे से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आएंगे और धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते रहेंगे। एब्जॉर्ब होते होते ये ब्लड कैपिलरीज में जाएंगे और उसके बाद हमारे पोर्टल सिस्टम में चले जाएंगे। और फैट का भी एब्जॉर्प्शन सेम ऐसे ही होता है। बेसिकली जो फैट का एब्जॉर्प्शन है वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू होता है और कुछ कैरियर ट्रांसपोर्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली जो फैट होता है वो जो अपने एब्जॉर्प्शन होता है वो फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स में होता है जो दो चीजों पे डिपेंड करता है। बेसिकली जो फैट जो भी हम खा रहे हैं वो कुछ कोलेस्ट्रॉल्स के मॉलिक्यूल में भी होते हैं और कुछ ट्राइग्लिसराइड्स के मॉलिक्यूल में होते हैं। तो अगर कोई भी फैटी एसिड है जो मोर देन 12 कार्बन एटम है या लेस देन 12 कार्बन एटम है, अगर हम लेस देन 12 कार्बन की बात करें तो वो डायरेक्टली इंटेरोसाइट सेल और में एब्जॉर्ब होते हैं और पोर्टल ब्लड में चले जाते हैं। बट अगर वो मोर देन 12 फैटी एसिड है तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होती है जो कि हम आगे देखते हैं।
यहाँ पे क्या है, हायर फैटी एसिड, Fa इज डिनोटेड एट फैटी एसिड, जिसमें मोर देन 12 कार्बन्स की चेन है। तो सबसे पहले जब इनका ब्रेकडाउन होगा तो ये ट्राइग्लिसराइड्स में बनेंगे, साथ ही साथ कुछ मॉलिक्यूल्स कोलेस्ट्रॉल के भी बनेंगे। तो जो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल होंगे वो कोलेस्ट्राइल एस्टरेज में ब्रेकडाउन होंगे और कुछ ट्राइग्लिसराइड्स में ब्रेकडाउन होंगे। यही दोनों आगे जाके कोलेमाइक्रोन में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो साइक्लोमाइक्रोन बनता है, काइलोमाइक्रोन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यही काइलोमाइक्रोन हमारे लिम्फेटिक चैनल्स में जाके, लिम्फ वेसल्स में जाके उसके बाद उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और जब वो लिम्फेटिक सिस्टम में चले जाते हैं तो उसके बाद उनका धीरे धीरे ब्लड कैपिलरीज के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है और वो ब्लड सिस्टम में वापस आ जाते हैं। तो ये ओवरऑल फिजियोलॉजी थी डाइजेशन की, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के बारे में पढ़ा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको चीजें समझ में आई हो। अगर कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो प्लीज ड्रॉप इट इन कमेंट बॉक्स। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।